आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने टॉपिक शुरू किया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि दो मुख्य भाग होते हैं, एक आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां और आहार नाल इन दोनों के सहयोग से हम जो भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, और ये पाचित भोजन अर्थात पचा हुआ भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि आहार नाल के अंदर जो भाग आते हैं वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है मुख गुहा। मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आज हम टॉपिक बाय टॉपिक आहार नाल के अंतर्गत आने वाले जो भाग है उनका वर्णन देखेंगे, उनका क्या योगदान है भोजन के पाचन में, और उसके साथ साथ जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उनका भी योगदान देखेंगे कि वो किस प्रकार से भोजन को पचाने में मदद करती हैं। इनसे संबंधित आने वाले ऑब्जेक्टों को भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन का प्रथम पाचन शुरू होता है, मतलब शुरुआत मुख गुहा से ही होती है भोजन की। मुख गुहा में भोजन के पाचन में एक तो आपके जो दांत होते हैं वो भी मदद करते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जैसे कि आपने कोई निवाला लिया तो सर्वप्रथम आपके जो दांत होते हैं उनको जो जटिल भोज पदार्थ आप ले रहे हैं, निवाला जो ले रहे हैं, उसको जटिल से सरल में तोड़ने का काम तो यही करते हैं। मतलब शुरुआत तो यही करते हैं कि ये उन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे अवयवों में तोड़ने का काम करते हैं। तो मुख गुहा में आपके सर्वप्रथम दांत होते हैं। दांत का कार्य क्या होता है, जो भी निवाला लिया उसको तोड़ना, और साथ में क्या करते हैं, और साथ में आपके मुख गुहा में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। कितने जोड़ी लार ग्रंथि आपकी मुख गुहा में पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। जोड़ी में 3 होती हैं। जोड़ी में कितनी होती है, 3 होती हैं, और संख्या में देखा जाए तो कितनी होती है, 6, क्योंकि एक जोड़ी का मतलब तात्पर्य होता है 2। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, उनमें से सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है उसे हम पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। तो ये पैरोटिड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़े आकार की होती है। बाकी और भी हैं, एक है आपकी सबलिंगुअल, एक है आपकी सबमेंडुअल। मतलब इस प्रकार से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं आपकी। इन तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों में से पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़े आकार की लार ग्रंथि होती है, और यही लार ग्रंथि सांपों के अंदर जो सांप होते हैं उनके अंदर यही लार ग्रंथि, जिसे हम पैरोटिड कहते हैं, ये उनके अंदर जहर का कार्य करती है, जहर का निष्कासन करने का कार्य करती है। अच्छा, हमारे शरीर में हमारे मुख गुहा में जो लार बनती है वो एक दिन के अंदर 1.5 लीटर के समथिंग लार का निर्माण होता है। मुख गुहा के अंदर लार का जो निर्माण होता है वो 1.5 लीटर के समथिंग होता है, इतनी लार बनती है। अच्छा, वयस्कों में थोड़ा इसका स्त्रावण कम होता है, जबकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें स्त्रावण ज्यादा होता है। उसका कारण भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों। तो देखिए, तो इतना आप समझ पा रहे हैं कि मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। जोड़ी का मतलब होता है, एक जोड़ी का मतलब है 2, है ना। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं। एक पैरोटिड जो सबसे बड़े आकार की होती है, वह फिर है सबलिंगुअल, फिर है सबमेंडुअल। ये 3 प्रकार की क्या है, लार ग्रंथियां हैं, और इनमें से सबसे बड़ी आपकी पैरोटिड है। अच्छा, इन लार ग्रंथियों में से कुछ एंजाइमों का स्त्रावण होता है जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम आप जानते हैं, ये लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है। ये हमारे भोजन के साथ अर्थात भोजन के निवाले के साथ जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं उनको नष्ट कर देता है, अर्थात जीवाणुनाशी का काम करता है कौन, लाइसोजाइम एंजाइम। अच्छा, ये क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए अनावश्यक जीवाणु को काफी हद तक तो ये नष्ट कर देता है। कुछ बच भी जाते हैं तो जो हमारे आमाशय में पहुंचने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगर कुछ मात्रा में सूक्ष्मजीव रह जाते हैं और जो भोजन के साथ चले भी जाते हैं तो वो कहाँ जाकर नष्ट हो जाते हैं, आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से आमाशय में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है लार ग्रंथि से निकलने वाला एक एंजाइम है। इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणुनाशी का, अर्थात जीवाणु को नष्ट करना जो भोजन के साथ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा लार ग्रंथि में और भी एंजाइम है, जैसे टाइलिन है, डायस्टेज है। ये दोनों साथ में, अर्थात इन दोनों का कार्य एक ही है। क्या, ये भोजन का जो भोजन में उपस्थित जो मंड है, जिसे चौकर भी कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं, उसके पाचन में ये मदद करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए, आपके जो मंड है या चौकर है या जो स्टार्च है,
ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे अपन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब इसका विस्तार से वहाँ अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों एंजाइम आपका क्या काम करते हैं, भोजन में जो मंड होता है, चोकर होता है, उसको पाचन करने में ये मदद करता है। अच्छा, चोकर क्या होता है, जैसे कि हम जो आटा हमारे घर में यूज करते हैं, उसको हम जब छनाते हैं तो उसमें जो छीलन होती है उसी को चोकर कहते हैं। और वास्तव में इस चोकर का भोजन में होना जरूरी है, अर्थात हमारी जो रोटी होती है उनमें चोकर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप चोकर को पूरी तरीके से हटा देंगे, छान देंगे उसको, तो आपका जो आटा है वो एक प्रकार से मैदे में बदल जाएगा। मैदा क्या होता है, बहुत ही ऐसा मैदा जो होता है वो एक प्रकार से पाचित नहीं होता है, अर्थात डाइजेस्ट करने में उसे शरीर को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है उसे पचाने में। तो चोकर होना इसलिए जरूरी है ताकि आपका भोजन अच्छी तरीके से पच सके ना, पाचन हो सके उसका। अच्छा, इसके अलावा लार ग्रंथि से और कौन निकलता है, म्यूकस निकलता है। ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, मतलब एक प्रकार से चिकना बनाता है, ताकि आपकी जो फूड लाइन है, जिसे ग्रेस्का नली कहते हैं ना, ये ग्रेस्का नली में से आसानी से क्या हो सके, निकल सके। इसलिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ये म्यूकस क्या करता है, आपके भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है ना। ये भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर आसानी से भोजन जा सके, फूड लाइन में से होकर आसानी से जा सके।